अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फातिमा। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। लाहौर न्यूज़ के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको मुफीद मशवरे भी दिए जाती हैं और आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ भी दी जाती हैं। गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान में ख़ासतौर पर हम देखते हैं हमें बर्निंग और जबकि एसिडिटी के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसके लिए हमें क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुनीबा फातिमा है। बहुत शुक्रिया मुनीबा साहिबा आपके कीमती वक्त का। और आज हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी के और हार्ट बर्निंग के इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इसकी वजूहात क्या है, ऐसी कौन सी हम खुराक खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें जो है इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो गैस और ब्लोटिंग है और तेज़ाबियत है, ये मैदे के आम मसाइल हैं। स्पेशली जब हम रमज़ान में बात करते हैं तो हमारा जो एक पूरा पैटर्न होता है 12 आवर्स 13 आवर्स का, जिसमें हमने फास्टिंग करनी होती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एक आप समझ लें एक रिवाज है कि हमने जब भी अफ्तार करना है तो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हम ऐसा खाना खा रहे होते हैं जिसमें नमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो खाना इस्तेमाल किया जा रहा है तली हुई चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब हम लोग खाना अफ्तार खोलते हैं तो अफ्तार के साथ ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। या आप ये बात करने की चाय और कॉफ़ी की लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कि चाय और कॉफ़ी का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरा दिन खाली पेट रहते हैं। और सहरी में भी काफ़ी ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि सहरी में भी खाना प्रॉपर नहीं लेते हैं, इफ्तार में भी खाना नहीं लेते कि हम लोग ज़्यादा मोटापे की तरफ ना मूव कर जाए। तो खाली पेट रहना, ना खाना खाना, सहरी ना करना, इसके अलावा स्ट्रेस जो है ये भी एक मेन फैक्टर है जो कि आपके अंदर गैस और ब्लोटिंग जो है वो कॉज कर सकता है। तो इसकी वजूहात ये कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल खा रहे हैं, उसकी वजह से हमें जो तेज़ाबियत होती है। इसके अलावा और भी एक रीज़न है, मेजर रीज़न जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। पानी की कमी आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके चली जाती है, फिर आपको गैस भी हो जाती है, ब्लोटिंग। क्योंकि जब आप नमक का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नमक जो ज़्यादा इस्तेमाल करने से कहाँ से ब्लोटिंग होगी। नमक बेसिकली आपकी बॉडी में पानी को ये बेसिकली ब्लोटिंग का बाइस बनता है। और जो लोग जल्दी खाना खाते हैं, तेजी से खाना खाते हैं, वो भी ब्लोटिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, प्रॉपर च्यू नहीं करते। और खाना खाने के फौरन बाद जो है लेटने का जिनको शौक होता है, उनमें भी ब्लोटिंग और गैस के मसाइल देखे जाते हैं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि हमें तेज़ाबियत के साथ साथ मैदे के अल्सर का भी सामना है। और क्या इन दोनों में एक तो डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अगर तेज़ाबियत की बात करें तो उसके अगर हम इलामात की तरफ जाएं तो उसमें मैदे में जलन है। मैदे के अल्सर में भी आपको मैदे में जलन होती है, लेकिन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि तेज़ाबियत आपके एसोफेगस जो फूड पाइप है मेजरली उसको अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर हम अल्सर की बात करें, स्टमक अल्सर की बात करें, तो उसमें आपकी जो मैदे की वॉल्स होती हैं वो बेसिकली बहुत थिन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जख्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी और ब्लोटिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके पास सीने में जलन, ये इलामात आपको मैदे के अल्सर में भी देखने को मिलती है। अल्सर की क्या इकसाम क्या होती है, कितनी किस्म का होता है ये? मैदे के जो अल्सर है वो डिफरेंट, यानी कि जो आपको अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ बात करना स्टार्ट कर दें तो आपको खून आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग बेसिकली आपके पखाने में ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। कब होती है? ये जब आप उसको ट्रीट नहीं करते हैं, जब आपकी फूड के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पहले कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन आप डील नहीं कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी जो है नॉर्मल, या फिर ये बहुत हार्मफुल होता है? ये हार्मफुल होता है। अगर आप जिस तरह प्राइमरी स्टेज पे अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेज आपकी डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी है, पानी की कमी। और इसके अलावा फाइबर अगर आपके फूड में ऐड नहीं हो रहा, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सैलेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो भी आपको मैदे के अल्सर की तरफ लीड करवा सकती है। तेज़ाबियत, मैदे में जलन, जो तकलीफ है, आपके मैदे में भी तकलीफ होती है, आपके सीने में भी जलन होती है। जब आप खाना खा लेते हैं उसके फौरन बाद भी आपको अगर जलन रहती है तो वो तेज़ाबियत है, उसको आपको पहले दूर करना है। अगर वो दूर नहीं होती है देन आप तेज़ाबियत की वजह से ही जो है वो अल्सर बनता है। तेज़ाबियत की अलामात और अल्सर की अलामात समहाउ सेम है, लेकिन जो अल्सर की अगर हम बात करें ना, अल्सर बेसिकली जख्म है। जो मैदे की आपके स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स, उसमें जख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको फूड डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा होता। इसमें क्या होता है, इसमें आप बता रही जैसे कि जख्म बन जाते हैं, ये स्वेलिंग भी रहती है स्टमक में, स्वेलिंग इज समथिंग एल्स। अल्सर में जो आपके जख्म बन जाते हैं, जो आपकी एसिडिटी, जो HCl आपकी बॉडी के अंदर स्टमक में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरली तौर पर, अल्लाह ताला ने एक हमारे अंदर एक एसिड रखा हुआ है। जब हम खाना खाते हैं वो जितना भी डाइजेस्ट होना है, केमिकल स्टॉर्म जो
भी रिलीज होना है वो HCl आपकी बॉडी में आपके स्टमक में रिलीज हो रहा होता है नेचुरल तौर पर। अब वो जब आपकी वॉल्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो आपके सीने में भी जलन होने लग जाती है, आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है। अब उस पेट दर्द को हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको एक इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है तेजाबियत है, कुछ कावा पी लिया हो गया। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है देन यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और प्रॉपर एक चेकअप करवाएं, तभी आप मेडिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन होगी उसके साथ। लेकिन साथ डाइट पे फोकस करना जरूरी है, आपको हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर चावलों की तरफ मूव कर जाते हैं और ऐसे ही स्पाइसी फूड्स की तरफ, फास्ट फूड की तरफ हमारी जो आवाम है मूव कर जाती है। तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप घर में हल्की खुराक का इस्तेमाल करें। अगर आपको चावल खाने हैं तो नॉर्मली हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए रमजान में? खासतौर पर सहरी से स्टार्ट करते हैं हम। सहरी में हमें कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, कौन से सिर्फ विटामिन फाइबर्स वाली जो ग़िज़ाएं हम खाएं ताकि हमारा जो एक हेल्दी जो है वो डाइट प्लान हो सके? इसमें आपको ये करना है कि आपको अपनी प्लेट रखनी है पहले, तो आपको प्लेट को अपनी तरह से मैनेज करना है कि उसमें आपके पास प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, और उसमें आप प्रोटीन में आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मोस्टली दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल आपकी कोई भी पसंद की दाल आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फाइबर सैलेड इस्तेमाल करना है जो कि आपको ऑलरेडी गैस से और आपको ब्लोटिंग से फ्री करवाएगा। अगर आपको मोस्टली ये आदत रहती है, वो लोग जिनको हर रमज़ान में इशू रहता है गैस का भी, ब्लोटिंग का भी, तेजाबियत, एसिडिटी का भी, तो उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो सौंफ यानी कि जो फेनल सीड्स होते हैं उनको भी चबा सकते हैं, या वो सौंफ का पानी का कावा बना के पी सकते हैं। अगर तो उनको सौंफ नहीं सूट कर रही है या वो नहीं पीना चाह रहे तो वो सौंफ और जीरे का कावा या खाली जीरे का कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्निंग में जब सहरी के वक्त होता है, उसमें आप फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर खाना खाना है, खाली ग़िज़ा खानी है, तो आप प्रेफर करें कि आप चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, साथ दही का इस्तेमाल करें, वो भी अच्छी है। अगर आप होल ग्रेन आइटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो होल ग्रेन आटा, जिसमें आप गंदम का आटा ले लें, जौ का आटा ले लें, उसको मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सहरी में बात करें तो सहरी में ओट्स यानी कि दलिया, ये बहुत अच्छा होता है, एक हल्की ग़िज़ा है और मैदे के लिए बहुत अच्छी और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा होती है। इसका तरीका इस्तेमाल मैं इस तरह से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आधा कप आपने दलिया लेना है, उसमें आपने 1 कप दूध, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो आप लो फैट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, या आप उसको पानी की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं दूध को। अब आपने 1 कप दूध लिया या पानी लिया, आपने वो ओट्स को, दलिए को जो हाफ कप आपने लिया था उसको भिगो लेना है, उसको आपने उसमें उबालना है। उबालने के बाद आप उसके अंदर कोई भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी केला है या सेब है उसके टुकड़े करके पीसेस करके आप वो उस पे यूज करके वो भी एक प्रॉपर प्रोटीन फाइबर से भरपूर आप ले सकते हैं। जो हमें नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें परहेज किया जा सके, स्पेशली वो क्रूसीफेरस जो होती हैं, लाइक जिसमें ब्रोकली है वो आप नहीं खा सकते, जो आपको ट्रिगर, आपके स्टमक को ट्रिगर करेंगी, आपकी एसिडिटी को ट्रिगर करेंगी। इसमें कॉलीफ्लावर आ जाता है, कैबेज आ जाता है, बीन्स, लोबिया, राजमा, ये चीज़ें आप अवॉइड करें। तली हुई चीज़ें अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, स्पेशली चाय, क्योंकि चाय डायरेटिक है, कैफीन होता है उसके अंदर, वो पानी को आपकी ऑलरेडी बॉडी से खारिज करता है। तो वो लोग जो एडिक्ट होते हैं वो फिर क्या करें? जो एडिक्ट होते हैं बेसिकली हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि वो मॉर्निंग सहरी में तो ना करें, क्योंकि सहरी में आपने पूरा दिन फास्ट में जाना है। कॉफी चाय दोनों, कॉफी चाय दोनों हमें सहरी में नहीं पीनी चाहिए। सहरी में नहीं पीनी चाहिए, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी की ऑलरेडी आपकी बॉडी में कमी हो रही है। और आप जब चाय का इस्तेमाल, क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन होती है कि सहरी खत्म होने वाली है, उससे पहले आपने चाय का इस्तेमाल किया। वैसे नॉर्मल रूटीन में कुछ लोग होते हैं खाली पेट वो कॉफी या फिर चाय पीते हैं, तो वो हमें पीनी चाहिए? वो भी एसिडिटी कॉज करती है। खाली पेट एसिडिटी कॉज करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी की अगर कमी है, आपके ऑर्गन्स को भी पानी चाहिए वर्क करने के लिए। तो जब आप चाय का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैफीन है, डायरेटिक प्रॉपर्टी वो रखता है, यानी कि पानी को आपकी बॉडी से उसने ऑलरेडी निकालना है। ठीक है, जब आप चाय का इस्तेमाल करेंगे उसको आप रिप्लेस कर दें लस्सी के साथ, थिन लस्सी बनाएं, आप वो पी लें। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लस्सी नहीं पसंद कुछ लोगों को, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दही और लस्सी का इस्तेमाल कब करना है? जब आप सहरी खत्म करने वाले हैं, ठीक है, उस टाइम लोग क्या करते हैं कि चाय का इस्तेमाल करें, उस चाय को रिप्लेस करें, अपनी हैबिट्स को इस तरह से डेवलप करें कि आप एसिडिटी, ब्लोटिंग खुद ही घर में इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अपनी किचन से स्टार्ट करें और खुद ही इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं आप इजीली। अगर हम अफ्तार में बात करें तो अफ्तार में बेसिकली होता ये है कि जब हम अफ्तार खोलते हैं तो हमारे पास दूध सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो हम उससे हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने जब पूरा दिन आपका खाली पेट आप रहे हैं और आपने एकदम से उसको लेना स्टार्ट कर दिया है, पहली बात आप पूरा दिन आप स्टार्विंग में रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी आपका स्लो है। जब आप उसको इनटेक करते हैं,
आप इंटेक जब करते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक ली, साथ ही आपने पकोड़े लिए, समोसे लिए, अब ये जो फूड कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली बहुत आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए या आपके स्टमक के लिए या आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हम क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ले ली, ठंडे मशरूबात के साथ आपने गर्म चीज़ ले ली, अब उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टमक है, जो मैदा है, उसके अंदर केमिकल स्टॉर्म, तूफान मच जाता है, जिसकी वजह से वो एक इंस्टेंट गैस जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। अब आपने अफ्तार करनी किस तरह से है, आपने खजूर लेनी है, खजूर ली, आपने पानी लेना है, पानी भी एकदम से नहीं आपने पी जाना, पानी को भी आपने सिप आहिस्ता आहिस्ता करके पानी पीना है। जब आपने पानी पी लिया, थोड़ा सा आपने रेस्ट करना है, उसके बाद आपने मूव करना है। और जब आप मूव करेंगे खाने की तरफ, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 शॉर्ट मील्स की तरफ मूव करें, बजाय इसके कि आप एक बड़ी लार्ज मील की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टमक को डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ उसको प्रॉपर वे में लेके चलना है। अब आपने क्या करना है कि जब आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें, फ्रूट्स में ऑलरेडी आपके पास जो फ्रूट चाट हमारे घर में बनती है उसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चीनी का इस्तेमाल ना करें। फ्रूट्स में ऑलरेडी अल्लाह ने चीनी, शुगर की क्वांटिटी बहुत अच्छी अमाउंट में डाली हुई है। आप वो फ्रूट्स वैसे खा लें या कट करके छोटे पीसेस में आप उसको करके खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समोसे के एडिक्टिव हैं या आपको एडिक्शन है, पकौड़ों के एडिक्शन है, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किए जाते हैं घरों में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे ना लें और प्रेफर करें कि एम्प्टी स्टमक, यानी कि जब आपने रोज़ा अफ्तार किया तो फौरी उसमें आप समोसे पकोड़ों की तरफ मत मूव कर जाएं। आप क्या करें कि पहले जब आप खजूर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद आपने अगर फ्रूट्स लिए हैं तो फ्रूट्स के बाद आप अपने समोसों, 1 समोसा ले लें, 2 पकोड़े ले लें। कोशिश करें वो एयर फ्राइड हो, हम बेसिकली डीप फ्राइड की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं। अगर आप वो ले रहे हैं तो डेली बेसिस पे ना लें और एम्प्टी स्टमक ना लें, तो ये बेनिफिशियल है। अगर आप अपनी प्लेट का साइज़ छोटा रखें और उसमें प्रोटीन, फाइबर, सैलड का इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप अपने जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपके ब्रेन को एनर्जी। सबसे पहले जो हमारा दिमाग है वो वैसे ही हमारा लेजीनेस की तरफ हम लोग मूव किया हुआ होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं। तेजाबियत और गैस की वजह से दिल के अमराज पैदा होते हैं, इससे होते हैं अमराज पैदा होते हैं, दिल के अमराज पैदा होते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग सुबह सहरी में बात करें, पराठा हम इस्तेमाल करते हैं, पराठा हम घी ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं या आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसमें नमक भी है। वो क्या करता है, जब आप उसको इंटेक करते हैं तो पराठा हम तो वैसे कहते हैं ना कि हैवी चीज़ है आपके सामने पड़ी है, बट वो करता क्या है, बेसिकली आपके खून को थिक करने लग जाता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है। जब वो गाढ़ा करता है तो खून की रवानी कम हो जाती है। अब खून की रवानी, जो ब्लड आपका गाढ़ा हो गया है, वो क्या करता है कि आपके दिल पे, लंग्स पे इफेक्ट करता होगा। पहले आपके दिल पे इफेक्ट करता है, दिल पे एक दबाव डालता है, क्योंकि आपकी बॉडी में मेजरली जो खून, हमारे जो खून का फ्लो है वो हम आपको पता है दिल ही करवा रहा होता है, लेकिन जो उस खून को कंट्रोल करना है, जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल आपके 2 मेजर ऑर्गन्स ही कर रहे होते हैं। एक आपका किडनी होता है, गुर्दे, और दूसरा आपका हार्ट होता है। ठीक है, जब आपका खून गाढ़ा हो जाएगा तो आपके दिल पे एक प्रेशर पड़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से खून की रवानी में मुतासिर होगी, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपका जो पूरा दिन है वो लेजीनेस और आप बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक हो गया। रमज़ान में खासतौर पर डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? डिहाइड्रेशन के लिए ना हम स्पेसिफिकली मूव करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ। ठीक है, अब उसमें पानी का इंटेक सबसे पहले हम समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि पानी का इंटेक कैसे करना है। अगर आप सहरी के टाइम पे बात करें तो सहरी टाइम आपने एक खाने से पहले आपने पानी पी लेना, लेकिन 30 मिनट्स बिफोर पानी पी लिया, यानी कि 2 ग्लास सहरी में आप कर लें। जब आपने इफ्तार किया तो आप 2 ग्लास तब कर लें, खाने से पहले, खाने जब आपने इफ्तार किया 1 ग्लास तब, और उसके बाद भी पानी। उसके बाद आपने प्रोबेबली उसको मेंटेन इस तरह से करना है कि इफ्तारी से लेके सहरी तक आप एक डिटॉक्सिफिकेशन वाटर बना लें अपने लिए। उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक जग लिया, अगर आपको एसिडिटी है तो आप लेमन को अवॉइड कर लें, आप एप्पल को भी अवॉइड कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप सौंफ ले लें, 1 चम्मच सौंफ डाल लें, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं चिया सीड्स। ठीक है, उसको भिगो के रखें, चिया सीड्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना तो बेस्ट है, जो कि आपके एक तो आपको ताजगी प्रोवाइड करता है, प्लस आपको एक फ्रेशनेस के साथ साथ आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, तेजाबियत दूर करता है, गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। पुदीना, दही का रायता जो है मोस्टली लोगों को हम रिकमेंड करते हैं, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, और गैस और जिन लोगों को बदहजमी होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है। गैस्ट्रो इश्यूज होते हैं तो उन्हें फिर दूध पीना चाहिए। वो हम उनको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की तरफ मूव कर जाते हैं। बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम लोग प्रॉपर मना नहीं करते हैं, हम दूध की क्वांटिटी कम, लाइक ग्लास है ना, तो आप दूध की क्वांटिटी आप क्वार्टर पार्ट में ले जाएं, वहाँ से स्टार्ट करें। जैसे जैसे वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप उनकी जो दूध की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें, लेकिन बिल्कुल आपने मना नहीं करना होता कि आपने दूध पीना ही नहीं है, ऐसे नहीं हम रिकमेंड कर सकते। रमज़ान में तो जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब भी रहती हैं, आप नींद पूरी नहीं कर पाते,
तो फिर उस वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो फिर हम नींद ना पूरी होने की वजह से हमें फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, आपने भी कहा कि डिहाइड्रेशन, जब हम जाग रहे हैं तो हमारी डिहाइड्रेशन तो ओवरकम हो जाती है कि हम पानी का इंटेक कर रहे हैं। और वैसे भी जब अगर आप स्पेशली वो लोग जो तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और ऐसे आइटम्स खा रहे हैं अफ्तारी के बाद, तो उनको प्यास लगती ही लगती है, ठीक है। तो वो अफ्तारी से लेके सारी तक बीच में उठ के पानी पीते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो रहा है उनका डिहाइड्रेशन प्रोसेस। लेकिन उसमें अगर हम स्लीप की बात करें, वैसे कितना टाइम सोना चाहिए रमज़ान में हमें डिपेंड ऑन के जो सीज़न हमारे पास है, समर सीज़न में जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है, विंटर सीज़न में डिफरेंट होता है। अभी तो नॉर्मल सीज़न है ना, तो अब तरावी के बाद आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है सहरी तक, आप उसमें अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। फिर सहरी के बाद भी आप नमाज वगैरह कंप्लीट करके उसमें भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। हार्डली आपको 6 to 8 आवर्स की जो नींद है वो इनफ होती है एक पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा सोना भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कंज्यूम करना वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, और हम देखते हैं नॉर्मली बार बार कुछ अफराद होते हैं उन्हें बार बार बर्प का आना, तो क्या वो नॉर्मली कहते हैं कि अगर तो बार बार है तो इट्स मीन कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन बार बार बर्बिंग आना ये हार्मफुल होता है? नॉर्मल आना इट्स ओके, बट अगर वो खट्टे आपको आते हैं तो उसमें आपके मैदे में जो जलन है, जो एसोफेगस जो फूड पाइप है, आपका खाना वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्स हो रहा है। आपका जो खाना है वो प्रॉपर ऊपर की तरफ आपको फील होता है। उसमें हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने जब खाना खा लिया फ़ौरन आप उसके बाद लेटेंगे नहीं, आपने कुछ टाइम वेट करना है और आपने खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। आपका इनएक्टिव होना भी आपको ब्लोटिंग कॉज करवा सकता है, आपका इनएक्टिव होना भी आपको उस चीज़ की तरफ लेके जा सकता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तेजाबियत की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आपने जब सोना है तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो चीज़ है नहीं सोना, आपने पीछे पिलो रखना है ताकि आपका जो ये फेस है थोड़ा सा अप हो और देन आप जो है वो आराम से सो सकते हैं। लेकिन खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना आपने, ना फ़ौरन लेटना है। कौन से इलामात हैं जब हमें लगे कि गैस की वजह से या तेजाबियत की वजह से हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? सबसे पहले सीने में जलन जो कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर आपने सीने में जलन है, तेजाबियत ख़त्म नहीं हो रही है आपकी, तो आपने उसके लिए सौंफ और क्या करना है, सौंफ और जीरे का कावा बना लेना है। उसके लिए क्या करना है कि आपने दोनों की क्वांटिटी सेम ले लेनी है। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा ले लेना है, उसको 1 गिलास पानी में उबाल के आपने उसको छान के पी लेना है। ये तेजाबियत दूर करता है। अगर आपको फौरी तेजाबियत दूर करवानी है तो उसके लिए हम एक एलोवेरा ड्रिंक होती है, एलोवेरा जेल लेनी है 1 चम्मच, उसमें आपने पुदीना लेना है थोड़ा सा, और उसमें आपने हल्का सा थोड़ा सा आपने काला नमक, चुटकी भर काला नमक डाल के आपने उसको स्टेयर करके ब्लेंड करके पी लेना है। वो भी बेहतर होता है तेजाबियत दूर करने के लिए। अगर ये बात करें कि तेजाबियत क्या है, मुसलसल जो है मुस्तकिल आपका ये तेजाबियत खत्म हो सकती है या फिर एक आर्जी तौर पर ये फायदा देती हैं ड्रिंक्स? अगर आप अपनी हैबिट्स बनाएंगे, ऐसी हैबिट्स बनाएंगे कि आप खाने के फ़ौरन बाद लेट नहीं रहे हैं, खाने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो इस तरह से लेके चल रहे हैं, जो ग़िज़ाएँ आप ले रहे हैं वो आप वो ले रहे हैं जो आपके स्टमक को, तेजाबियत, एसिडिटी को ट्रिगर ना करें। अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली आपकी इन चीज़ों के साथ वो चीज़ें ओवरकम होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपने हैबिट्स अपनाई हुई हैं। अगर आप हैबिट्स ही वो लेके चल रहे हैं कि जो आपकी और चीज़ों का ही ग़िज़ा ही वो आप इस्तेमाल करें जो आपके तेजाबियत को, गैस को, ब्लॉटिंग को ट्रिगर करें, इन्हेंस करें, तो आप ऑब्वियसली कभी भी ठीक नहीं हो सकते। फिर आपको ये डेली बेसिस पे अपने इन चीज़ों को, इन कावा को, इन ग़िज़ाओं को, रायते को, जो मैंने पुदीना और दही का बता रही हूँ, यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। फिर तो बेटर इज़ दिस के हैबिट ही आप ऐसी बनाएं कि अपनी लाइफ को इस तरह सेटअप करें कि आपको इन चीज़ों की बजाय आप अपनी अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेंगे तो इन चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, फिर आफ्टर रमज़ान हम देखते हैं सडनली हमने ब्रेकफास्ट भी करना है, हमने लंच भी करना है, हमने डिनर भी करना है, तो वो हमारी रूटीन बिल्कुल एक डिफरेंट चेंज हो जाती है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या देखते हैं, हमें उसकी वजह से भी बड़े हमें स्टमक में प्रॉब्लम, उसके से गैस्ट्रो इश्यूज बहुत पैदा होते हैं, फिर एसिडिटी और मजीद बढ़ जाती है ज़्यादा खाने से। तो आप फिर क्या समझती हैं कि हमें आफ्टर रमज़ान किस तरह से खुद को बैलेंस रखने के लिए हमें किस तरह से डाइट जो हमारी बैलेंस होनी चाहिए? अच्छा, उसमें ये होता है कि जब हम अभी 2 टाइम्स ड्यूरेशन में चल रहे हैं खाने के, एक सहरी टाइम चल रहे हैं, एक इफ्तार टाइम पे चल रहे हैं, तो जब हम जाते हैं फ़ौरन, क्योंकि इफ्तार आपको पता है रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद आ जाती है, तो ईद में क्या होता है कि बेसिकली लोग स्पेसिफिकली सुबह नान पाए हैं, दोपहर कुछ और है, रात कुछ और है। अगर हम उन 3 डेज ईद के ही अपने आप को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हल्का फुल्का खाना खाएं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं लेकिन हल्का फुल्का खाना खाएं, प्लस अपनी वॉक ड्यूरेशन इस तरह से रखें जो आपने रमज़ान में 15 to 20 मिनट्स की थी, अब वो 30 से 40 मिनट्स की तरफ मूव कर जाएं। स्टार्ट 30 मिनट्स से लें, उसके बाद उसको 40 मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। अब आपको वो जो एक्टिव होना है वो ऑटोमेटिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इन्हेंस करेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी इन्हेंस होगा, जिसकी वजह से आपको जो 3 टाइम आप खाना खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रमज़ान में हम डिहाइड्रेशन के साथ साथ बहुत से स्किन के मसाइल भी देख रहे हैं।
हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, यंगस्टर, वो उन्हें बहुत शौक होता है एक तो रंग गोरा करने का। इसमें भी मैं आपसे जानूंगी हमें क्या करना चाहिए। और इससे पहले कि हमारी जो स्किन पे ड्राइनेस बहुत हो रही है, एक्नी हो रही है, पिंपल्स निकल रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? एक्नी होना, पिंपल्स निकलना डिफरेंट वजूहात की वजह से होता है। कुछ लोगों का स्टमक का इशू होता है, ठीक है, अब आपके एरियाज होते हैं। कुछ लोगों का स्टमक इशू होता है जिनकी वजह से उनके यहाँ पर चीक्स पे भी जो है वो एक्नी होना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत सी रेमेडीज अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बेसिक जो रूट है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आप ऊपर जितना मर्जी अप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने पहले स्टमक को अपने स्टमक की जो आपकी जो मैदे की जलन है, सोजिश है या आपकी तेजाबियत है, उसको आपने पहले ठीक करना है। उसके बाद अगर आपकी क्रैक्स पड़ रहे हैं या आपकी डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहे हैं तो वाटर का इस्तेमाल आपने ये नहीं करना कि एक दिन में या आपने अगले दिन का भी पानी का इस्तेमाल पूरा कर लेना है। पानी का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि 6 से 8 गिलास आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है बेसिकली पानी। मेरा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेरा वाटर इनटेक डेली का डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली पानी का इनटेक करना है। नॉर्मली या मुनासिब तरीका जो होता है वो 6 से 8 गिलास हम रिकमेंड करते हैं, जो आप पी सकते हैं, जो हर बंदा पी सकता है। उसके अलावा वैसे चेंज हो जाता है बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये होता है कि आपने जो आपके पास अर्के गुलाब होता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं फेस पे। वो बेस्ट होता है एक्नी को रिमूव करने के लिए। अगर एक्नी की बेसिक रूट आपका लीवर नहीं है, एक्नी के बेसिक रूट आपका स्टमक नहीं है, इंटरनली आपका ठीक है, फेस पे आपकी एक्नी है, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, वो वैसे आपकी एक्नी हो रही है, तब उसके लिए आपको जब आपको अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल का बता रही हूँ स्प्रे, वो बेस्ट होता है। ठीक हो वो आपकी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि अक्सर हमें मसाइल रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, फिर मैदे के बहुत से मसाइल हैं, तो क्या इसकी वजह से ज़हनी जो तनाव है वो पैदा होता है? इससे ज़हनी तनाव की वजह से आप ये कह सकते हैं कि स्टमक के मेजर इशू जो है वो क्रिएट होते हैं ज़हनी तनाव की वजह से। स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपकी स्टमक को ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है। स्ट्रेस आपके खाने को जो उसका हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ट्रिगर कर रहा होता है। अब स्ट्रेस हम कहते हैं कि लेना नहीं है, स्ट्रेस भी आप डिफरेंट वेज से अपने आप को उसको डी स्ट्रेस करवा सकते हैं। आप अपने उन चीज़ों में आप अपने आप को मूव ऑन करवा दें, मसरूफ़ हो जाएं जो कि आपको पसंद है। बुक रीडिंग है, लिखना पसंद है, बात करना पसंद है, तो आप अपने आप को उस तरह से मूव करवाने लग जाएं। जब तक आप डी स्ट्रेस होंगे, डी स्ट्रेस में बेसिकली आपके पास ना पानी की कमी भी आ जाती है उसमें, ठीक है। आपका ये गैर आयरन की कमी की वजह से भी होता है, आयरन की कमी की वजह से में होता है आयरन की कमी की वजह से ब्लड की कमी की वजह से आपके स्टमक में मेजर इशू क्या होता है कि मेजर इशू स्टमक में नहीं मूव कर रहा होता। आयरन की कमी की वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपके ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्किन खासतौर पे लड़कियों को बहुत शौक होता है कि स्किन एग्जैक्टली ग्लो हो और वाइट हो। आजकल तो आपको पता मार्केट में वाइटनिंग बहुत सी चीजें चल भी रही हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बट अब हमें नेचुरली जो है जो ग़िज़ाएं हैं, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिसके से हमारी स्किन ग्लो रहे? बेस्ट है चुकंदर। अभी तो किन्नू का मौसम था, ठीक है, आप किन्नू का इस्तेमाल करें। किन्नू के जो छिलके होते हैं आप उनको रब कर सकते हैं। डायरेक्ट रब, लोगों के सेंसिटिव स्किन होती है, डायरेक्ट रब ना करें। आप उनको छिलकों को सुखा कर उनके पाउडर बना के उसके अंदर आप एलोवेरा जेल या अगर वो आपको सूट नहीं करी तो हल्के गुलाब आप डाल लें, आप उसका स्प्रे बना के रख लें, आप वो यूज़ कर सकते हैं एज अ विटामिन सी सीरम के तौर पे। इसके अलावा चुकंदर बहुत बेस्ट होता है। गाजर जो कैबेज है वो गाजर जो है वो बहुत अच्छी होती है, कैरेट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ड्रिंक बना सकते हैं जिसमें आप गाजर ले लें, आप उसके अंदर किन्नू का इस्तेमाल कर लें, आप चुकंदर ले लें, आप उनको ब्लेंड कर लें, वो भी आपके लिए बेस्ट होता है, जो कि आपकी स्किन को भी ग्लो करता है, प्लस आपकी जो एक्नी है उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई भी करता है। ओह गुड, ज़बरदस्त, और बहुत अच्छी आपने रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर की हैं, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।